आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सब लीज उपपट्टा। जब पट्टेदार पट्टे की संपत्ति को मतलब पट्टेदार जिसने किसी संपत्ति को किराए पर लिया है, यदि वो संपत्ति को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर दे देता है तो इसे उपपट्टा या सब लीज कहते हैं। पट्टेदार उपपट्टे पर अपनी संपत्ति को तभी हस्तांतरित कर सकता है जब उसके और भूस्वामी के बीच में कोई अनुबंध हुआ हो या शर्तें तय हुई हो कि उसको देने का अधिकार है। यदि देने का अधिकार भूस्वामी देता है तभी पट्टेदार पट्टे की संपत्ति को आगे उपपट्टे पर दे सकता है। यदि ऐसी शर्तों में स्वीकृति हो और पट्टेदार ने संपत्ति को उपपट्टे पर दे दिया हो तो इस स्थिति में 3 पक्षकार होंगे। एक भूस्वामी, पट्टे का जो मेन स्वामी है, एक पट्टेदार जिसने उसको किराए पर लिया है और एक उपपट्टेदार जिसको पट्टेदार ने पुनः किराए पर दिया है। तो यहाँ पे 3 पक्ष हो जाएंगे, एक भूस्वामी, पट्टेदार और उपपट्टेदार। तो इस स्थिति में तीनों की पुस्तकों में खाते खुलेंगे, भूस्वामी की पुस्तकों में, पट्टेदार की पुस्तकों में और उपपट्टेदार की पुस्तकों में। तो भूस्वामी की स्थिति में यहाँ पे वही सेम 3 खाते खुलेंगे जो अपन अब तक खोलते आए हैं, रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट एंड लेसी अकाउंट। भूस्वामी को यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उपपट्टे पर, वो वही 3 खाते खोलेगा, रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट एंड लेसी अकाउंट। बस यहाँ यह ध्यान रखना है कि एनालिटिकल टेबल बनाते समय भूस्वामी की जब हम एक्चुअल रॉयल्टी निकालेंगे तो वह लेसी और सब लेसी, पट्टेदार उपपट्टेदार दोनों के उत्पादन के योग पर जो रॉयल्टी निकलेगी वह उसकी एनालिटिकल टेबल में दिखाई जाएगी। दूसरा पक्षकार है यहाँ पर पट्टेदार लेसी। पट्टेदार की यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पट्टेदार 2 पक्ष एक साथ निभाता है। लैंडलॉर्ड के लिए वह लेसी या पट्टेदार होता है, जबकि उपपट्टेदार के लिए वह लैंडलॉर्ड भूस्वामी होता है। तो यहाँ उसकी पुस्तकों में दोनों तरह से खाते खुलेंगे, एज ए लेसी भी और एज ए लेसर भी, यानी पट्टेदार की तरह भी और भूस्वामी की तरह 2 तरह से खाते खोले जाएंगे। जब वह भूस्वामी होगा तो उसकी पुस्तकों में, जब वह लेसी होगा तो उसकी पुस्तकों में 3 खाते खुलेंगे, रॉयल्टी पेएबल, लैंडलॉर्ड और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपेबल अकाउंट। और जब वह उपपट्टेदार के संबंध में, जब वो लैंडलॉर्ड की स्थिति में होगा तो 3 खाते खोले जाएंगे, रॉयल्टी रिसीवेबल, सब लेसी अकाउंट एंड रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। और तीसरा पक्षकार सब लेसी, उपपट्टेदार की पुस्तकों में 3 खाते खुलेंगे, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड लेसी अकाउंट। इसमें एनालिटिकल टेबल बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भूस्वामी के लिए हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे तो उसमें पट्टेदार उपपट्टेदार दोनों के उत्पादन पे निकाला जाएगा, और जब हम एनालिटिकल टेबल लेसी के लिए, पट्टेदार के लिए बनाएंगे तो वहाँ सिर्फ उपपट्टे के उत्पादन के संबंध में ही रॉयल्टी दिखाई जाएगी। अब एक एग्जाम्पल लेके हम इसको देखते हैं कि टेबल हमारी कैसी बनेगी। यहाँ एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ। 1 जनवरी 2015 को एक्स ने वाई से एक कोयले की खान 20 वर्षों के लिए निकाले गए कोयले पर 10 रुपये प्रति टन अधिकार शुल्क पर पट्टे पर ली। अब यहाँ पर वाई हमारा लैंडलॉर्ड है, एक्स यहाँ पे हमारा पट्टेदार या लेसी है। प्रथम 2 वर्षों के लिए न्यूनतम किराया 5,000 रुपये वार्षिक है और इसके पश्चात 7,000 रुपये वार्षिक निर्धारित किया गया है, यानी फिक्स नहीं है प्रत्येक वर्ष के लिए। प्रथम 2 वर्षों के लिए 5,000 रहेगा और उसके बाद हमारा मिनिमम रेंट 7,000 रुपये वार्षिक होगा। लघु कार्य राशि की वसूली पट्टे के प्रथम 3 वर्षों में ही की जा सकती है, 3 वर्षों के पश्चात वो इसको रिक्यूप करने का अधिकार खो देगा। उसी दिन एक्स ने जेड को, अब यहाँ पे एक्स जो हमारा पट्टेदार है उसने जेड को निकाले गए कोयले पर 15 रुपये प्रति टन अधिकार शुल्क पर आधी खान उपपट्टे पर दे दी है। अब इस स्थिति में एक्स हमारा पट्टेदार है और जेड हमारा यहाँ पर उपपट्टेदार हो जाता है। उपपट्टेदार की शर्तों में जो हमारा मिनिमम रेंट है वो तय किया गया है 4,000 रुपये वार्षिक, और किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को अगले 2 वर्षों में वसूल करने का अधिकार है। प्रथम 5 वर्षों का उत्पादन दे रखा है यहाँ पर अपने को, एक्स द्वारा उत्पादन है और जेड द्वारा उत्पादन है, दोनों उत्पादन हमको दे रखे हैं। पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद करनी है, आवश्यक खाते हमें इसमें बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ टेबल समझा रही हूँ, खाते हम जैसे पूर्व में बनाते आए हैं वैसे ही हमें बनाने हैं, जो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगी और आपको बना के मुझे बताने हैं। फर्स्ट में यहाँ टेबल बना रहे हैं यहाँ पर एनालिटिकल टेबल फॉर लेसी, फॉर लीज
यूज़ है उसके लिए हम टेबल बना रहे हैं यहाँ पर। यानी जो लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में, भूस्वामी और पट्टेदार के मध्य समझौते के तहत जो टेबल बनेगी वो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जब लेसी भूस्वामी को, मेन स्वामी को जब रॉयल्टी चुकाएगा तो वो स्वयं के उत्पादन और उप पट्टेदार यानी एक्स और जेड दोनों के उत्पादन के योग पर यहाँ पर रॉयल्टी निकाली जाएगी। तो यहाँ पे 5 वर्ष हमें दे रखे हैं, 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। एक्चुअल रॉयल्टी हमारी तय की गई थी यहाँ पर 10 रुपये प्रति टन, जिसमें दोनों का उत्पादन आएगा। तो यहाँ पर एक्स का उत्पादन है 190, जेड का है 160, तो टोटल उत्पादन हमारा यहाँ पर हो जाता है 350। 10 रुपीज़ पर टन के अकॉर्डिंग हमारी एक्चुअल रॉयल्टी हो जाएगी यहाँ पर 3500। यानी हमारी 190 की एक्स की यहाँ पे प्रोडक्शन है 190 प्लस जेड का है 160, टोटल हमारा आ जाएगा यहाँ पे 350। 10 रुपीज़ हमारी रेट है, तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी एक्चुअल रॉयल्टी 3500। सेकेंड ईयर में हमारी एक्स की प्रोडक्शन है 320, जेड का है 220, टोटल हमारा आ जाएगा यहाँ पर 540 मल्टीप्लाइड बाय 10, एक्चुअल रॉयल्टी हमारी आ जाएगी 5400। थर्ड ईयर में एक्स का प्रोडक्शन है 410, जेड का है 340, टोटल प्रोडक्शन हो जाता है इस खान का 750। 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, रेट के अकॉर्डिंग हमारी रॉयल्टी हो जाएगी 750 इंटू 10 यानी 7500। 2018 में हमारा प्रोडक्शन है 580 एंड 420, यानी टोटल हमारा हो जाता है यहाँ पर 1000 इंटू 10 10,000। 2019 हमारा प्रोडक्शन है एक्स का 340, जेड का 280, टोटल 620 मल्टीप्लाई बाय 10 6200। मिनिमम रेंट हमारा फिक्स किया गया था, फर्स्ट 2 ईयर्स में है हमारा 5000 और नेक्स्ट फर्दर ईयर्स में है हमारा 7000। प्रथम 3 वर्षों में हमें रिक्यूप करने का अधिकार है। इस शर्त को ध्यान रखते हुए हमें अपनी टेबल बनानी है। तो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग निकालेंगे हम, एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, तो ये हमारा आ जाएगी शॉर्ट वर्किंग माइनस 1500। सेकेंड ईयर में एक्सेस वर्किंग है प्लस 400, थर्ड ईयर में एक्सेस वर्किंग है प्लस 500, फोर्थ ईयर में एक्सेस वर्किंग है प्लस 3000 और लास्ट ईयर में 2019 में फिर वापस से शॉर्ट वर्किंग है हमारी 800। शर्त का ध्यान रखना है हमें कि हमें सिर्फ प्रथम 3 वर्ष में ही वसूल करने का अधिकार है। फर्स्ट ईयर में कोई रिक्यूप अनरिक्यूप नहीं होगा। एक्चुअल पेमेंट हमारा आ जाएगा 5000 और बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हमारी शॉर्ट वर्किंग का 1500, जिसको हम प्रथम 3 वर्षों तक रिक्यूप कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में आपके एक्सेस वर्किंग है, तो एक्सेस वर्किंग को हम यहाँ पर रिक्यूप कर लेंगे, तो 400 हमारा आ जाएगा रिक्यूप में। क्योंकि अभी भी हमें भविष्य में रिक्यूप करने का अधिकार है, तो अनरिक्यूप में हमारा कुछ नहीं आएगा। एक्चुअल पेमेंट हमारा आ जाएगा यहाँ पर 5000। 1500 की शॉर्ट वर्किंग थी, 400 हमने रिक्यूप कर लिया है, अभी हमारा बैलेंस बचा हुआ है 1100। थर्ड ईयर में फिर हमारी एक्सेस वर्किंग है 500 की और हमें रिक्यूप कितना करना है 1100, तो 500 हम यहाँ पे रिक्यूप कर लेंगे। प्रथम 3 वर्ष की अवधि हमारी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब हमें भविष्य में रिक्यूप करने का अधिकार नहीं है, इसलिए बची हुई शॉर्ट वर्किंग कहाँ चली जाएगी हमारी अनरिक्यूप में। पेमेंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअल रॉयल्टी माइनस रिक्यूप, यानी अपना आ जाएगा ये 7000। बैलेंस हमारा हो जाएगा यहाँ पर नील, क्यों? क्योंकि 1100 में से 500 हमने रिक्यूप कर लिए हैं, 600 हमने अनरिक्यूप कर दिए हैं, तो बैलेंस हमारा हो गया नील। थर्ड ईयर में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, तो रिक्यूप अनरिक्यूप नील आ जाएगा। पेमेंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर 10,000, बैलेंस अभी भी हमारा यहाँ पर है नील। लास्ट ईयर में फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई है, पर चूंकि शर्तों के अनुसार हम प्रथम 3 वर्षों तक ही शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप कर सकते हैं, भविष्य में हमें कोई अधिकार नहीं है, तो इसको इमीडिएट हम ट्रांसफ़र कर देंगे अनरिक्यूप में 800। तो एक्चुअल पेमेंट आ जाएगा यहाँ पे हमारा 7000 रुपीज़ का।
बैलेंस हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा नील। इस प्रकार से हम टेबल बनाएंगे लैंडलॉर्ड के लिए। जो लेसी पेमेंट करेगा उसकी टेबल हमारी इस तरह से बनेगी। सेकंड टेबल जब सब लीज की बनेगी, यानी जब हमारा सब लेसर लेसी को जब वो देगा पेमेंट, तो वो टेबल किस तरह से बनाएगा। तो वही हमारे ईयर आ जाएंगे वापस 2015, 2016, 17, 18 एंड 19। अब यहाँ पे जो एक्चुअल रॉयल्टी है उस पर तय की गई, ये एक्चुअल रॉयल्टी आएगी सिर्फ उप पट्टे के लिए, यानी उप पट्टेदार ने जो उत्पादन किया है उस पर ही पेमेंट होगा, वो उस पर ही पेमेंट करेगा पट्टेदार को। और यहाँ पे शर्तें हैं 15 रुपये प्रति टन है और मिनिमम रेंट है हमारा 4000 और नेक्स्ट 2 ईयर्स तक हमको वसूल करने का अधिकार है। तो फर्स्ट ईयर में हमारा आ जाएगा, यहाँ प्रोडक्शन है अपना 160, रेट है हमारी 15, तो हमारी एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी फर्स्ट ईयर में 2400। सेकेंड ईयर में 220 इंटू 15, थर्ड ईयर में 340 इंटू 15, फोर्थ ईयर में 420 इंटू 15 एंड लास्ट ईयर में 280 इंटू 15। ये हमारा आ जाएगा 3300, थर्ड ईयर में 50, 100, 60, 300, 40, 200। मिनिमम रेंट हमारा फिक्स है 5 ईयर्स के लिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एवरी ईयर हमारा मिनिमम रेंट है 4000। फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग आ रही है हमारी यहाँ पर 1600 की, सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग है 700 की, थर्ड ईयर में एक्सेस वर्किंग है 1100, फोर्थ ईयर में भी एक्सेस वर्किंग है 2300 और लास्ट ईयर में भी एक्सेस वर्किंग है हमारी 200। नेक्स्ट 2 ईयर्स तक हमको यहाँ पर रिक्यूप करने का अधिकार है। तो फर्स्ट शॉर्ट वर्किंग हमारी बैलेंस में आ जाएगी 1600 और एक्चुअल पेमेंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4000। सेकेंड ईयर में क्योंकि शॉर्ट वर्किंग है तो कोई रिक्यूप नहीं आएगा, अवधि अभी भी बाकी है, अनरिक्यूप भी नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा एक्चुअल पेमेंट वही आ जाएगा 4000 और बैलेंस 1600 शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर की, 700 सेकेंड ईयर की। टोटल यहाँ पे हमारा बैलेंस आ जाएगा 2300। थर्ड ईयर में 1100 का हमारे पास एक्सेस वर्किंग है तो 1100 हम यहाँ पर रिक्यूप कर लेंगे। अब 1600 को रिक्यूप करने की अवधि यहाँ पर समाप्त हो जाती है, तो 1600 में से 1100 हमने यहाँ पर रिक्यूप कर लिए हैं, 500 की अवधि हमारी समाप्त हो गई है तो हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे अनरिक्यूप में। तो फर्स्ट ईयर का बैलेंस यहाँ पर क्लोज हो जाता है। पेमेंट यहाँ पर भी 4000 का आएगा क्योंकि हमने पूरा रिक्यूप कर लिया एक्सेस वर्किंग को। बैलेंस बचेगा यहाँ पे हमारा 700। 18 में फिर हमारे पास एक्सेस वर्किंग है, हमें 700 रुपीज़ की शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करना है तो हम यहाँ पे रिक्यूप कर लेंगे 700। अनरिक्यूप कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हमारा पेमेंट आ जाएगा एक्चुअल रॉयल्टी 6300 माइनस 700 यानी 5600, 5600। बैलेंस यहाँ पर हमारा आ जाएगा नील। लास्ट ईयर में फिक्स एक्सेस वर्किंग है लेकिन कुछ भी बैलेंस नहीं है रिक्यूप करने के लिए, अनरिक्यूप भी कुछ नहीं है तो हमारी एक्चुअल पेमेंट आ जाएगा यहाँ पर 4200 का, बैलेंस हमारा आ जाएगा नील। इस प्रकार बनेगी टेबल हमारी सब लीज के खाते बनाने के लिए। टेबल हमारी इस तरह से बनेगी और लीज़ के खाते बनाने की टेबल हमारी इस तरह से बनेगी। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। टेबल बनाने का तरीका पूर्व की भांति है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब हम टेबल बनाएंगे फॉर लीज़ मुख्य पट्टे के लिए बनाएंगे जो हमको वास्तविक स्वामी को चुकाना है, तो यहाँ पर एक्चुअल रॉयल्टी लेसी और सब लेसी दोनों के प्रोडक्शन को जोड़ के निकाला जाएगा। और जब हम सेकंड टेबल बनाएंगे सब लीज़ के लिए तो यहाँ सिर्फ उप पट्टे के उत्पादन के ऊपर रॉयल्टी निकाली जाएगी। इस टेबल के संबंध में जो भी अकाउंट्स बनेंगे वो मैं आपको